पसंद है। संघर्ष भरा जीवन तेरा संघर्षों से घबराना नहीं, संघर्ष भरा जीवन तेरा संघर्षों से घबराना नहीं। जब रात हो काली तो समझो होने वाली है सुबह नहीं। जीवन के इस रण में तुमको विश्वास अटल रखना होगा। 100 बार गिरो फिर भी उठना, तेरा लक्ष्य भेद सुनिश्चित होगा, तेरा लक्ष्य भेद तभी होगा। अग्निपथ सा है ये जीवन, अग्निपथ सा है ये जीवन, तू निर्भीक निडर होकर चल, तू निर्भीक निडर होकर चल। चरण पखारेगी मंजिल, विजय सुनिश्चित होगी तेरी, विजय सुनिश्चित होगी तेरी। जय हिंद, जय भारत साथियों। आज इस लाइव आने का जो मकसद है, जो आप लोगों से बात करने का, आपके बीच आने का जो मकसद है, वो ये है कि हाथरस गैंग रेप एंड मर्डर केस 14 सितंबर 2020 को हाथरस जिला उत्तर प्रदेश राज्य में एक क्राइम किया गया बेटी के साथ। ये संघर्ष करीब सितंबर 2022 में 2 साल हो गया, अभी फरवरी, आज 1 मार्च है, तो करीब ये 1.25 साल हो चुका है इस क्राइम को हुए। और कल फाइनली इतने संघर्षों के बाद इसमें वर्डिक्ट आएगा। तो एक लाइन में आप लोगों को बताना चाहती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये लाइन, कि जब मैंने ये केस लिया, मेरे हाथ में ये केस आया, तो लग रहा था कि आसान होगा, शायद दिल्ली में ट्रांसफ़र हो जाए, लेकिन दिल्ली में भी ट्रांसफ़र नहीं हुआ था। हाथरस में दिल्ली से 250 किलोमीटर सारी डेट पर जाकर के मैंने इस केस को लड़ा है। तो शुरुआत में जो लगा कि पथ की सरलता देखकर 2-4 डग जब बढ़ गया, मेरी नज़र के सामने आकर हिमालय अड़ गया, मेरी नज़र के सामने आकर हिमालय अड़ गया। पथ के अथक अभ्यास पर विश्वास बढ़ता ही गया, पथ के अथक अभ्यास पर विश्वास बढ़ता ही गया। और उसी विश्वास को लेकर के आज मैं आप लोगों के बीच हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि कल जो जजमेंट आने वाला है, कल जो वर्डिक्ट आने वाला है हाथरस केस में, उसमें जो अपराधी हैं, जो दोषी हैं, उनको सज़ा ज़रूर मिलेगी। और जिस बेटी के साथ गैंगरेप हुआ था, जिसका मर्डर कर दिया गया, जिसको उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, उनके सिस्टम के द्वारा फोर्सफुली रात में 2:30 बजे मिट्टी का तेल डाल करके जला दिया गया था, उस बेटी को कल शायद न्याय मिलेगा। आप लोगों को घटना से अवगत कराना चाहती हूँ, इतना आसान नहीं था ये केस लड़ना। 14 सितंबर 2020 को जब ये क्राइम हुआ, तो वो बेटी, आप लोग फेसबुक पर आप जाइए, यूट्यूब पर आप वीडियो देखिए, उस दिन का वीडियो। वो बेटी चंदपा थाने में फर्श पर उसको ज़मीन में लिटाया गया है, बॉडी एकदम पैरालाइज है, जिसमें वो ये बता रही है कि मेरे साथ ज़बरदस्ती की गई, नाम ले रही है एक्यूज्ड का, और उसके साथ ज़बरदस्ती की गई। जब उसने अपने को बचाने की कोशिश की तो उसका गला दबा दिया गया, बोल नहीं पा रही है ठीक से, आवाज़ नहीं उसकी निकल रही। और उसी जगह पर 2 कांस्टेबल खड़े हुए हैं, उसके बावजूद भी सही धाराओं में एफआईआर दर्ज नहीं हुई। और सही धाराओं में एफआईआर ना दर्ज करने की वजह से चंदपा थाने में उस टाइम जो एसआई वर्मा थे, उनके खिलाफ सीबीआई ने ही चार्जशीट फाइल की है कि इनकी नेग्लिजेंसी के वजह से सही धाराएं नहीं लगी, और सही धाराएं ना लगने के वजह से मेडिकल नहीं हुआ, शुरुआत में सही से इसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। तो जो बेटी बता रही है बाद में कि उसके साथ गैंग रेप भी किया गया, मेडिकल में वो चीज़ें स्पर्म वगैरह नहीं पाया गया, ये पुलिस की नेग्लिजेंसी थी। और ये नेग्लिजेंसी चार्जशीट फाइल की गई है, उसको दोषी बनाया गया है चार्जशीट में उत्तर प्रदेश चंदपा थाने की हाथरस की उस पुलिस को। अब आप सोचिए कि एक तरफ ये नैरेटिव बनाया गया था कि ये झूठा केस है और इसमें फॉल्सली इम्प्लीकेट किया गया है। तो एक एक फैक्ट मैं मेरे भाइयों को बताऊंगी, बस अनुरोध है आप शेयर जरूर करते रहें इस लाइव को।
14 तारीख को जब वो बेटी चंदपा थाने में लेटी है, उसने सारी बात बताई। उसके बावजूद भी सही धाराओं में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। बाद में उस बेटी को वहां पर बांग्ला हॉस्पिटल ले जाया गया हाथरस में, जहां पर कि डॉक्टर ने ये लिखा कि इसकी सीरियस कंडीशन है, इसलिए इसको इमीडिएटली रेफर कर दिया। उस बेटी को अलीगढ़ जब वो पहुंचती है, वो बेहोशी की कंडीशन में थी। जैसे ही उनको होश आता है, 1-2 दिन बाद वो तुरंत अपने पेरेंट्स को, मदर को बताती हैं कि उनके साथ किन किन 4 लड़कों ने गैंगरेप किया है, उनको जबरदस्ती करके जान से मारने की कोशिश की है। सारी बात बता दी थी। और उसी दिन इमीडिएटली लड़की के फादर चंदपा थाने में जाते हैं और वहां पर सीओ सादाबाद उनके बयान लेते हैं। और उस बयान में वो ये कहते हैं कि सारे लड़कों के नाम मेरी बेटी को पता है, लेकिन इसमें जो मेन एक्यूज्ड है उसके अलावा भी और लड़के थे। लेकिन वो डेट थी 16 तारीख, 14 की ये घटना है। 16 को उस बेटी को होश आता है, सारी बात बता देती है। और उसके बावजूद भी 19 सितंबर तक न तो सीओ सादाबाद, ना कोई भी पुलिस, कोई भी इसमें कोई भी उस बेटी का न तो बयान लेने जाता है, ना उसका मेडिकल करवाता है, कुछ भी नहीं करवाता है। अब आप सोचिए, इसमें नेग्लिजेंसी थ्रू आउट दिखाई किसकी पड़ रही है? पुलिस की। और बाद में एलिगेशन उस परिवार पे ही डाल दिया गया, क्योंकि पुलिस की नेग्लिजेंसी की वजह से जब ये मैटर कुछ लोगों की वजह से हाईलाइट हो गया कि पीड़िता को न्याय नहीं मिल रहा, इस तरीके से दिन दहाड़े खेत में बेटी के साथ, उसके साथ गैंगरेप किया गया, उसके साथ अपराध किया गया, और उसके बावजूद भी इतनी नेग्लिजेंसी। जब लोगों ने ये मुद्दा उठाया तो कहा गया पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का मुद्दा है, जबकि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का अगर मुद्दा होता तो सीबीआई ने इसमें चार्जशीट फाइल की है। सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, सैल्यूट करती हूँ मैं सीमा पहूजा मैम का, जो इस केस की आईओ थी और जिन्होंने चारों को उस चार्जशीट में दोषी बनाया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि कल उन चारों दोषियों को सजा भी सुनाई जाएगी, कल उनका कन्विक्शन भी होगा, कल उनके खिलाफ में जजमेंट भी आएगा। फिर उसके बाद 19 तारीख को जब बयान लिया गया बेटी का, 19 तारीख को भी उस बेटी ने सारी बात बता दी, चारों के नाम ले दिए। उसके बावजूद भी एफआईआर में चारों के नाम नहीं बढ़ाए गए। 22 तारीख को फिर उस बेटी का जब बयान लिया गया तब नाम बढ़ाए गए। उसके बाद ये 22 तारीख को उस बेटी का मेडिकल कर रहे हैं। मेडिकल का मतलब उसकी रेप की जांच भी की जा रही है कि रेप हुआ या नहीं। उस 22 तारीख तक करीब आप जोड़िए कितना दिन हो गया, करीब उधर 6, 7, 8 दिन हो गए। 8 दिन में आप सीमन ढूंढ रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश प्रशासन में जो एडीजे लॉ एंड ऑर्डर है, वो कह रहे हैं सीमन नहीं पाया गया इसलिए रेप नहीं हुआ, जबकि उनको मुझे लगता है कि अपडेट करना चाहिए था। रेप की डेफिनेशन एक बार 375 आईपीसी को पढ़ना चाहिए कि क्या है। फिर जब 22 को उस बेटी का मेडिकल हुआ, उस मेडिकल में भी इस चीज को उस बेटी ने सारी बात बताई है। वो सेक्सुअल हरासमेंट रिपोर्ट फॉर्म भरा गया है, वो चार्जशीट में एनेक्सिस के फॉर्म में है, जिस पर भी डिस्कशन हुआ है सारा। कोर्ट रूम की मैं बात बता रही हूँ। उसके बाद जब उस बेटी की डेथ हो जाती है, पोस्टमार्टम होता है 29 को, और 29 की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये पाया जाता है कि उसके वजाइना में ओल्ड हील्ड इंजरीज पाई गई हैं, ओल्ड हील्ड इंजरी, और जिसमें कि डॉक्टर आदर्श कुमार, जो कि सफदरजंग हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, सॉरी जो एम्स के डॉक्टर हैं, जो मेडिकल बोर्ड गठित किया गया, उनसे जब ये क्रॉस में सवाल पूछा गया कि ये बताइए कि ये ओल्ड हील्ड इंजरी कितने दिन की हो सकती, तो उन्होंने कहा 15 दिन की हो सकती है, 15 से 1-2 दिन ज़्यादा की भी हो सकती है। ये सब चार्जशीट में है। और 15 दिन पहले ही, करीब 15-20 दिन पहले इस बेटी के साथ 14 तारीख को गैंगरेप हुआ था, और ये 29 को डेथ हुई। 29 को ही उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्रिस्टल क्लियर थी सारी चीज़ें कि, लेकिन चूंकि इसमें नेग्लिजेंसी थी पुलिस की थ्रू आउट, इसमें प्रशासन की नेग्लिजेंसी थी, फोर्सफुली इन लोगों ने उस बेटी को मिट्टी का तेल डाल करके रात में 2:30 बजे जगा दिया, और बहुत सारा ये नैरेटिव बनाया गया कि ऑनर किलिंग का मैटर है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। बाद में इसमें मैं बताना चाहूँगी कि डिफेंस लॉयर ने एक और इसमें डिफेंस लिया कि इस परिवार ने पहले इन लड़कों के परिवार पर भी मुकदमा किया था। तो आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ, उसमें वो लोग छूट गए थे, 6 महीने जेल में रहे, चार्जशीट में दोषी बनाया गया सबको, लेकिन कोर्ट से छूट गए। कोर्ट से इसलिए छूट गए क्योंकि कोर्ट में जितने आई विटनेस थे सब हॉस्टाइल हो गए, सब मुकर गए। कोर्ट में आए, कहते हमने कुछ नहीं देखा।
आप लोग जानिए हमारे सिस्टम को। हमारे देश के ही नागरिक जिनके लिए SC/ST एक्ट बना है, 21st सेंचुरी में हमें ये प्रिवेंटिव SC/ST एक्ट बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी और वो मुकर क्यों गए? अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा एक उमेश पाल हत्याकांड हुआ है। मैं उसके अदर चीज़ों पर नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि कितना मुश्किल है किसी के न्याय के लिए लड़ना, कितना मुश्किल है सच के लिए खड़ा होना। इंसान की जान चली जाती है। उसी चंदपा जो हाथरस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसकी मैं बात बताती हूँ। जब इसमें चार्जशीट फाइल कर दी गई, उसके बाद जब इसमें चार्ज फ्रेम हो गया और बयान पर जब ये एविडेंस पर मैटर आया, वो दिन था 5 मार्च 2021 का। मैं पीड़िता के भाई का बयान कराने के लिए कोर्ट रूम में खड़ी थी, उसका भाई भी खड़ा हुआ था और भी मेरे कलीग्स थे, 5-6 लोग हम लोग थे। कोर्ट रूम के अंदर 15-20 एडवोकेट आकर के मुझे धमका रहे हैं कि तुम यहाँ हाथरस में मुकदमा लड़ने नहीं आ सकती हो, कौन सीमा समृद्धि कुशवाहा है, हम देख लेंगे, और सब लड़ रहे। मैं अकेले उन लोगों से लड़ रही और मैंने जज साहब को रिक्वेस्ट की कि माय लॉर्ड आपकी कोर्ट में ये हो क्या रहा। इमीडिएटली मैटर को एडजर्न किया गया। फिर उन्होंने ऑर्डर किया, सिक्योरिटी घेरे कोर्ट रूम के अंदर, 5 पुलिस वालों की सिक्योरिटी घेरे में कंप्लेनेंट के मैंने बयान कराए, मुझे सिक्योरिटी घेरे में लिया गया। उसके बाद से लगातार हम जा रहे हैं कोर्ट, अभी भी स्टिल 2 साल से। जब इस चीज का ये जो घटना कोर्ट रूम के अंदर हुई, इसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। जब हमने हाई कोर्ट लखनऊ में IA फाइल किया तो 2-3 चीजें हुई कि वहां पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, जो वहां पर जज साहब थे उनका ट्रांसफर कर दिया गया, और जो डिस्ट्रिक्ट जज थे वो प्रोबेबली मुझे लगता है कि वो हाई कोर्ट के जस्टिस बनते, लेकिन उनका डिमोशन करके उनको ट्रिब्यूनल में भेज दिया गया। इतना हुआ। लेकिन उन वकीलों का क्या, जो लोग धमका रहे थे उन लोगों का क्या? जब हम रोड पर निकलते हैं तो गाड़ी जो फॉलो कर रही है वेपन के साथ, पुलिस को इमीडिएटली हम इन्फॉर्म करें, जो गाड़ी हमें एक स्कॉट कर रही है कि आप रुक जाइए, हमारी जान को खतरा है। हमने फेसबुक पे पोस्ट डाला, स्टिल अभी तक सिक्योरिटी नहीं मिली हुई है। इस पर्टिकुलर एक डेज के लिए, एक दिन के लिए मुझे सिक्योरिटी मिलती है, उसकी भी मैं बात बताना चाहती हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस की। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं सारे पुलिस वाले खराब होते हैं, मुझे सिक्योरिटी भी उन्होंने ही दी हुई है और मुझे लेने भी आते हैं। लेकिन 2-3 बार ऐसा हुआ कि गाड़ी धुआं फेंक गई। गाड़ी जो है 80 से ज़्यादा स्पीड में चलती नहीं है, गाड़ी खराब हो गई, पुराने वेपन हैं, कभी 3 कांस्टेबल आ रहे, कभी कोई आ रहा है। तो ऐसे में आप मुझे कैसे सेफ और सिक्योर करेंगे? मेरे साथ मेरी पूरी टीम चलती है, सिर्फ मेरी जान का बात नहीं है, मेरी जान की। वो जो युवा साथी मेरे साथ जाते हैं वो भी किसी परिवार के बच्चे हैं, वो हमारे देश के नागरिक हैं, हमारे देश की पूंजी, सबको प्रोटेक्ट करना सरकार की जिम्मेदारी है। तो आप सोचिए कि कितने हर्डल्स के बाद कल वो डेट है जब ये निर्णय आएगा। अब आप लोगों को मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि इस केस में हाई कोर्ट ने भी निर्णय दे दिया है अगस्त में, क्योंकि जब उस बेटी को फोर्सफुली जला दिया गया था तो हाई कोर्ट लखनऊ बेंच ने क्रिमेशन जो हुआ फोर्सफुली उस पर समोटो कॉग्निजेंस लिया। उसमें केस चला करीब 2 साल। अगस्त में जजमेंट आया जिसमें परिवार को, जब उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि हम आपको एक घर मकान देंगे रहने को, आपको सेफ सिक्योर करेंगे, आपके परिवार को एक सदस्य को नौकरी देंगे, और ये प्रावधान SC/ST एक्ट में भी है, उसके बावजूद भी 2 साल ये बात हमें कोर्ट में इस चीज को लेने के लिए लड़ना पड़ा। और कोर्ट ने अगस्त 2022 में जजमेंट भी दे दिया, फेवर में जजमेंट दिया कि परिवार को रिलोकेट कर दिया जाए, क्योंकि परिवार अभी भी वहां पर सुरक्षा का खतरा बना हुआ है। उनकी सुरक्षा अभी भी स्टिल CRPF वहां पर डिप्लॉयड है। परिवार सब्जी खरीदने भी जाता है तो CRPF साथ में जाती है। उनके पूरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। 3 परिवार के सदस्य हैं, तीनों परिवार के सदस्य जो मेल मेंबर हैं, एक भी व्यक्ति नौकरी नहीं कर पा रहा। जो कंपनसेशन का पैसा मिला वो सारा पैसा खर्च लगातार हो रहा है और वो परिवार अभी सिक्योरिटी घेरे में है। तो मेरी कोर्ट से ये रिक्वेस्ट थी लखनऊ हाई कोर्ट बेंच में कि क्यों ना उनको रिलोकेट कर दिया जाए आप। तो उन्होंने रिलोकेशन का ऑर्डर भी किया और उत्तर प्रदेश सरकार को कहा कि इनको रिलोकेट करिए आप, और साथ ही साथ परिवार के एक सदस्य को जो आपने प्रॉमिस किया था गवर्नमेंट नौकरी भी दीजिए। अभी तक नौकरी नहीं दी गई, अभी तक इन्होंने इन्फोर्स नहीं किया उस जजमेंट को।
और ये उत्तर प्रदेश सरकार का एक है कि जब तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो चल रहा है क्रिमिनल केस, SC/ST एक्ट में 376D में 302 IPC 34 में, जब तक वो डिसाइड नहीं होगा, तो चलो कल वो भी डिसाइड हो जाएगा और अगली डेट में सजा भी सुनाई दी जाएगी। तो क्या ऑनेस्टली उत्तर प्रदेश सरकार इस परिवार के साथ बिना बायस्ड हुए न्यूट्रल तरीके से निर्णय करेगी? कोर्ट से हम जीत रहे हैं, लगातार जीत रहे हैं, क्योंकि फैक्ट कोर्ट में रखे गए। आप लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए कि आप मीडिया में सारी चीजें चल गई कि क्या किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, उन चीजों को बचाने के लिए आपने एक अलग र्यूमर फैला दिया। लेकिन पन्ने कभी झूठ नहीं बोलते, फैक्ट झूठ नहीं बोलते, फॉरेंसिक रिपोर्ट झूठ नहीं बोलती। ये सारे बयान है, उस पीड़िता का डाइंग डिक्लेरेशन है। बहुत लंबी बहस चली और मैं शुक्रिया अदा करूंगी CBI वाले वकील साहब अनुराग मोदी सर का भी, जिन्होंने बहुत कोऑपरेट किया है। हम लोगों ने मिल करके इस केस को हम इस लेवल पे पहुंचाए। आप लोगों से साथियों मैं एक और बात कहती हूँ, अगर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं हुआ, अगर राजनीतिक हस्तक्षेप जैसा कि होता है, इन जनरली होता है, लेकिन बहुत सारे मैटर्स में होता है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे एडिटोरियल उठा करके देखिए, बहुत सारी चीजें आप देखिए, होता है। अगर वो नहीं हुआ तो मुझे पूरा विश्वास है कि मनीषा वाल्मीकि के दोषियों को सजा जरूर मिलेगी, क्योंकि इस देश की 49-50% महिलाओं की आबादी है। हमारी बेटियां खेतों में काम नहीं कर सकती, हमारी बेटियां बसों में सुरक्षित नहीं हैं, स्कूल में सुरक्षित नहीं है। एक बेटी थी अंकिता तोमर, झारखंड का केस है, अपने घर में लेटी हुई थी, उस लड़के ने खिड़की से मिट्टी का तेल डाल करके जला दिया। एक बेटी अंकिता जो कि यहाँ उत्तराखंड की थी, किस तरीके से उस बेटी के साथ अपराध हुआ, उसको इन लोगों ने फेंक दिया जा करके, जहां वो होटल में काम कर रही थी, उसके ऑनर ने उसका मर्डर कर दिया। कितने दिन तक सारा चीज पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से चीजें हुई, उनको अरेस्ट भी बहुत दिनों तक नहीं किया गया। दिशा रेड्डी को हैदराबाद में जला दिया गया था। श्रद्धा वाकर एक बेटी, उसके 35 टुकड़े कर दिए गए। हमारी बेटियां एक तरफ अंतरिक्ष में पहुंच रही हैं, हमारी बेटियां इस देश की इक्वल पूंजी हैं, वो भी इस देश की नागरिक हैं, लेकिन ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन, क्योंकि किसी ने जिम्मेदारी नहीं ले रखी है कि मेरी बेटियों को हम गारंटी देते हैं उनकी सुरक्षा, सेफ्टी, सिक्योरिटी की, तो इसके लिए कम से कम मैं शुक्रिया अदा करती हूँ जुडिशरी का, हमारी न्याय व्यवस्था का, कि हमारी न्याय व्यवस्था में और जो भी रिफॉर्म की रिक्वायरमेंट है, अगर वो फुलफिल होगी तो मेरी बेटियों को यहाँ से न्याय मिलेगा, लोगों को यहाँ से न्याय मिलेगा। आप लोग भरोसा रखिए, मुझे उम्मीद है कि इस केस में भी इस परिवार को न्याय मिलेगा। कल मैं हाथरस जा रही हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों से जरूर मिलूंगी आकर के। आप सभी से मेरा हाथ जोड़ करके अनुरोध है कि इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप लोग मेरा सहयोग बनाए रखें, क्योंकि जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही लोगों तक पहुंचेगी। आप सभी का सपोर्ट मिलेगा तो कम से कम फिजिकली मैं वहां जाती हूं, लेकिन मनोबल आप लोगों से मुझे मिलता है, मेरे भाइयों के, मेरे फेसबुक के सभी साथियों से मुझे जब सपोर्ट मिलता है, आप लोग मुझे अप्रिशिएट करते हो कि सीमा दी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हमारे लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं, तो मेरा मनोबल बढ़ता। मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए सिवाय आपके आशीर्वाद के, सिवाय आपके विशेष के, सिवाय आपके सपोर्ट के, और ये सपोर्ट मुझे बनाए रखना। श्रद्धा वाकर का केस भी मैं लड़ रही हूँ और भी बहुत बेटियों का केस मैं फाइट कर रही हूँ। मेरी कोशिश है मैं सारी बेटियों के लिए खड़ी रहूं, और मैं ही नहीं, मेरे जैसी हजारों बेटियां, मेरे जैसे हजारों युवा साथी, मेरे नए नए जो एंट्रन आ रहे हैं, मैं देखती हूँ इतना एनर्जेटिक है मेरे साथ जो काम कर रहे हैं। मेरे जो साथी, जो हमारे कलीग्स हैं, जो हमारे जूनियर हैं, सभी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। ये देश वाकई में युवाओं का देश है और युवा ही आगे ले जाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि कल हमारी बेटी मनीषा वाल्मीकि के साथ भी न्याय होगा, और ऐसी हमारी हजारों बेटियां, चाहे अंकिता तोमर हो, चाहे श्रद्धा वाकर हो, या दिल्ली में 9 साल की बच्ची गुड़िया हो, या उत्तराखंड की अंकिता हो, किसी भी देश की किसी भी कोने की कोई भी बेटी हो, वो सुरक्षित होगी, वो जुडिशरी पर भरोसा करेगी। मुझे विश्वास है मेरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर भी कि वो और भी बेटियों के लिए कितना कंफर्टेबल, एडवोकेट्स के लिए और किस तरीके से चीज़ें हो सकती है प्रोसीजर में जो उनको फेवर करेंगी, ऐसे कानून
बनेंगे, ऐसे जजमेंट भी प्रोग्रेसिव आएंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और एक लाइन आजकल मुझे एक कविता बहुत पसंद है, संघर्ष भरा जीवन तेरा संघर्षों से घबराना नहीं। संघर्ष भरा जीवन तेरा संघर्षों से घबराना नहीं। जब रात हो काली तो समझो होने वाली है सुबह नहीं। जीवन के इस रण में तुमको विश्वास अटल रखना होगा। 100 बार गिरो फिर भी उठना, तेरा लक्ष्य भेद सुनिश्चित होगा। तेरा लक्ष्य भेद तभी होगा। अग्निपथ सा है ये जीवन, अग्निपथ सा है ये जीवन। तू निर्भीक निडर होकर चल, तू निर्भीक निडर होकर चल। चरण पखारेगी मंजिल, विजय सुनिश्चित होगी तेरी, विजय सुनिश्चित होगी तेरी। जय हिंद, जय भारत साथियों। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें।